हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अगर सपोज करो हमारे पास एक लेवल हॉरिजॉन्टल रोड हो और उस हॉरिजॉन्टल रोड पर हमको अगर अपने व्हीकल को या कार को अगर सपोज करो टर्न लेना है या फिर एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाना है, तो वहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम फ्रिक्शन करता था, रोड और टायर्स के बीच का फ्रिक्शन। राइट, तो ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। जैसे मान लो एक हॉरिजॉन्टल रोड पे ये कार जा रही है, इसको आप इस व्यू से देखोगे, ओवर व्यू से, तो ये कार अगर मान लो इसको टर्न लेना है या सर्कल में घूमना है तो इस सर्कल के सेंटर की ओर जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा वो फ्रिक्शन करेगा। राइट, और फ्रिक्शन कम है या ज़्यादा वो बताता है इसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस। राइट, अच्छा अब यहाँ पे मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है वी मैक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू एस इंटू आर जी, ये हमने डिराइव किया था। दिस इज द मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड विथ विच अ कार और एनी व्हीकल कैन टेक अ टर्न ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, या फिर ये मैक्सिमम स्पीड है जिस स्पीड से सेफली एक व्हीकल किसी सर्कल में घूम सकती है या फिर टर्न ले सकती है। समझ में आ रहा है? यहाँ तक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन पूरी तरह से काम करेगा। आप इससे ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ा सकते हो, नहीं तो फिर फ्रिक्शन आपको अच्छे से मोड़ नहीं पाएगा या फिर सर्कल में अच्छे से घुमा नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मान लो फ्रिक्शन कम हो जाए किसी रीज़न की वजह से, राइट, यहाँ पे फ्रिक्शन कम होने का मतलब है अगर मान लो म्यू एस का वैल्यू कम हो जाए तो आपका जो स्पीड है उसका मैक्सिमम स्पीड वो भी कम हो जाएगा। मतलब इसका मतलब आप ऐसे समझो कि आप अच्छे से टर्न नहीं ले पाओगे या फिर सर्कल में अच्छे से घूम नहीं पाओगे अगर फ्रिक्शन का वैल्यू कम हुआ तो, क्योंकि वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। अच्छा, अगर मान लो फ्रिक्शन ना के बराबर हो जाए किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से, अगर रोड और टायर के बीच का फ्रिक्शन ना के बराबर हो जाए या ज़ीरो हो जाए, ज़ीरो होने का मतलब है म्यू एस का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब वी मैक्स भी क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप एक हॉरिजॉन्टल या लेवल रोड पे किसी भी व्हीकल को टर्न नहीं करवा सकते हो या फिर वो व्हीकल सर्कल में नहीं घूम पाएगा। फ्रिक्शन का होना ज़रूरी है, और फ्रिक्शन कम हो जाए तभी भी अच्छे से टर्न नहीं ले पाएगा। आपको स्पीड बहुत कम रखना पड़ेगा, आप अच्छे से गाड़ी चला नहीं सकते, और फ्रिक्शन ना हो तब तो टर्न लेना पॉसिबल ही नहीं है। राइट, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो फ्रिक्शन का वैल्यू जो है वो हमेशा फिक्स तो होगा नहीं। कई बार क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर रीज़न के वजह से आपका जो फ्रिक्शन है वो टायर्स और रोड के बीच में वो कम हो सकता है। जैसे मान लो बारिश के टाइम पे स्लिपरी रोड हो गया या किसी और रीज़न की वजह से रोड स्लिपरी हो गया, तो फ्रिक्शन का वैल्यू जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है। और अगर एक ऐसा केस आ गया कि फ्रिक्शन का वैल्यू बहुत ही कम हो गया, तब आपको टर्न लेने में बहुत दिक्कत होगी, और अगर फ्रिक्शन का वैल्यू ना के बराबर हो जाए तब शायद आप टर्न भी ना ले पाओ, और ये थोड़ा डेंजरस हो सकता है। तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये केस तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि जिससे अगर फ्रिक्शन ना भी हो तो भी पॉसिबल हो सके कि हम लोग रोड पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पाए और गाड़ी को टर्न कर पाए। ठीक है, ऐसा किया जाता है रोड का बैंकिंग करके, या रोड को हम बैंक कर देते हैं। बैंक करने का मतलब क्या, देखो जैसे मान लो जिस ट्रैक पे, जैसे जिस रोड पे ये गाड़ी इस तरह से जा रही है, तो रोड का जो आउटर एज है, बाहर का एज, उस बाहर के एज को थोड़ा सा उठा देते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। तो ये जो रेज करना होता है, बाहर वाला जो रोड का एज है उसको हम इस तरह से थोड़ा ऊपर उठा देते हैं एक पर्टिकुलर एंगल पे। राइट, और ये इस तरह से आपको सिचुएशन दिखेगा, या फिर आप इसको ऐसे देखना चाहो तो ऐसा होगा दैट आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज बाय सम पर्टिकुलर एंगल। इसको हम लोग बोलते हैं कि हमने क्या किया है, वी हैव गॉट अ बैंक्ड रोड, या फिर हमने बैंकिंग कर दिया। राइट, और इस प्रोसेस को हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं। इस टाइप के रोड को हम लोग बैंक्ड रोड बोलते हैं, और ये जो एंगल है, जिस एंगल से इसको रेज किया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। समझ में आई बात? ठीक है, तो अब हम बैंक्ड रोड पे देखेंगे। बैंक्ड रोड पे जब गाड़ी ऐसे मूव करेगी तो ध्यान से देखना कि ये इस सर्कल में मूव कर रही है ऐसे,
समझ में आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है और ऐसे इस सर्कल में मूव कर रही है। यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि जब वो ऐसे आ रही है तो एक्चुअली इस सर्कल में ऐसे मूव कर रही है। तो जब इस सर्कल में मूव कर रही है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, क्योंकि सेंटर तो यही है। तो सेंटर की ओर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा और वो इसको सर्कल में घुमाएगा। नाउ यहाँ पे हम लोग ये अज्यूम करके चलेंगे कि ये जो बैंक्ड रोड है इसमें फ्रिक्शन नहीं है, ये स्मूथ है, मतलब टायर्स और रोड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये सिचुएशन हम लोग फिलहाल मान के चलते हैं। तो यहाँ पे फ्रिक्शन के बिना भी देखो, बैंकिंग के वजह से फ्रिक्शन के बिना भी हम सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। और अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है तो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा सेंटर की ओर, जिस सर्कल में ये घूम रहा है। तो ये कौन सा फोर्स है जो सेंटर की ओर लग के यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, ये हम लोग चेक कर लेते हैं। और दूसरी बात, अगर इसको सर्कल में घूमना है तो किस स्पीड से इसको घूमना चाहिए ताकि ये सर्कल में घूमते रहे, ये भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर इस डायग्राम से देखोगे तो हमको पता है, क्योंकि ये इस सर्कल में ऐसा घूम रहा है, तो इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं एक फोर्स लगना चाहिए सेंटर की ओर। ये बेसिकली सेंटर होगा जिस सर्कल में ये घूम रहा है, राइट। तो इस डायरेक्शन में कोई एक फोर्स लगेगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, और वो हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो पहले एक काम करते हैं कि इस पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं ये चेक कर लेते हैं। तो जो सबसे फेमस फोर्स हमको पता है, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, कार के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक फोर्स लगेगा नीचे की ओर, एंड दैट इज व्हाट यू कॉल्ड वेट mg। इसका वेट या ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा दैट इज mg, यहाँ लगेगा। दूसरा देखो, ये अब क्या कर रहा है, इस सरफेस को ऐसे अंदर की ओर धक्का दे रहा है ना, दबा रहा है ना इसको ऐसे। तो जब ये कार इसको दबा रहा है अपने वेट के वजह से, तो ये जो रोड है ये भी क्या करेगा, इस पर एक फोर्स लगाएगा, परपेंडिकुलर फोर्स, और इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, और ये हमारा, एक सेकेंड, दिस इज अ नॉर्मल रिएक्शन, ओके। तो ये दो फोर्सेस फिलहाल इस पे काम कर रहे हैं, और हम लोग ने क्योंकि यहाँ पे मान रखा है कि फ्रिक्शन है ही नहीं, तो फिर फ्रिक्शन का तो केस हम लोग यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। अब इन दो फोर्सेस को थोड़ा ध्यान से देखो। अब हम क्या करेंगे ना कि इन दो फोर्सेस का कंपोनेंट लेंगे, इनको रिजॉल्व करेंगे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, और फिर देखते हैं कि कौन सा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो मैंने ऑलरेडी कंपोनेंट का आपको सिखा रखा है स्केलर्स एंड वेक्टर्स में। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स देख सकते हो, जिसका लिंक, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। तो रेजोल्यूशन वेक्टर में हमने देखा था कि अगर मान लो मेरे पास एक वेक्टर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड r है, और इसको मुझे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है, तो कैसे करूँगा बताओ। हमको क्या करना है, वो पहले दो एक्सिस चूज करना है जिसके अलॉन्ग मुझे इसको रिजॉल्व करना है, राइट। वो एक्सिस इसके टेल से पास होगा। तो मान लो हमने एक एक्सिस इस डायरेक्शन में चूज कर लिया। मैं अभी फिलहाल नाम नहीं दे रहा हूँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, नाम की ज़रूरत भी नहीं है। अब एक एक्सिस आपने चूज कर लिया तो दूसरा एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होगा, राइट। किसी को भी आप एक्स या वाई मानो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये दो एक्सिस तैयार हो गया जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब मान लो इस एक्सिस के अलॉन्ग मुझे इस वेक्टर का एक कंपोनेंट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको हमको करना क्या, देखो इस वेक्टर को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ना है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मतलब जो दो कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो हमने दो परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब सुनो, इस एक्सिस के अलॉन्ग अगर मुझे कोई कंपोनेंट चाहिए इस वेक्टर का, तो इसके टेल को पकड़ो और इसके टेल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस एक्सिस पे, तो ये यहाँ पे टच करेगा, और फिर ओरिजिन से क्या करना है, आपको वेक्टर ड्रॉ कर देना। तो ये जो वेक्टर होगा ये एक कंपोनेंट आ गया। मान लो इस एक्सिस से ये वेक्टर जो एंगल बना रहा है वो एंगल थीटा बना रहा है, ओके। तो ये वाला मैंने आपको बताया था कि ये कंपोनेंट होगा, इसका वैल्यू होगा r cos थीटा। अगर इसमें कुछ भी डाउट रहा तो आप जो मैं लिंक दे रहा हूँ उसमें आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में देख सकते हो कि ये चीज़ कैसे आया। यहाँ पे ध्यान रखना कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, वो जो कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट के साथ ये वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है, उस कंपोनेंट का वैल्यू उसमें कॉज आएगा, सो इट विल बी r cos थीटा, ओके। अच्छा, इसके टेल से, इसके हेड से आपको क्या करना है, अभी इस एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है,
ओके। तो एक वेक्टर यहाँ भी मिल जाएगा और इसका जो वैल्यू होगा ये होगा आर साइन थीटा। समझ में आ रहा है? तो याद रखना ये आर कॉस थीटा किसका आएगा, आर साइन थीटा किसका आएगा। जो वेक्टर जिस कंपोनेंट के साथ एंगल बना रहा है उस कंपोनेंट का वैल्यू उसमें कॉस थीटा आएगा, आर कॉस थीटा। जिसके साथ नहीं बना रहा है वो उसमें साइन थीटा आ जाएगा। सो इसके दो कंपोनेंट्स मिल गए हमको, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से हम लोग किसी भी वेक्टर को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं या दो कंपोनेंट में उसको रिजॉल्व कर सकते हैं दो एक्सिस के अलावा। अगर इतनी चीज क्लियर है तो वापस हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं। देखो अब यहाँ पे ये जो वेक्टर n है इसको हमको दो कंपोनेंट में डिवाइड करना है और हमको कौन से दो एक्सिस चूज करने हैं वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। अब देखो यहाँ पे हम लोग को पता है कि इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो हम क्या करेंगे ना, हमको एक वेक्टर तो यहाँ पे चाहिए, एक फोर्स का वैल्यू यहाँ पे चाहिए, तो हम इसको एक एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, अब जो भी एक्सिस है इसको हमने एक एक्सिस मान लिया ऐसे। और अगर आपने एक एक्सिस फिक्स कर दिया तो इसी पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर दूसरा एक्सिस भी बनाना पड़ेगा। तो दूसरा एक्सिस भी आपका फिक्स हो गया। तो आप ध्यान से देखोगे आपके जितने भी वेक्टर्स हैं अब वो इन दोनों एक्सिस के अलॉन्ग ही आने चाहिए, राइट। नहीं आ रहे तो आप कंपोनेंट में डिवाइड करके ले आओ। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो वेट है वो वेट ऑलरेडी इस एक्सिस के अलॉन्ग है, तो वेट का तो टेंशन लेना नहीं है, उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कंपोनेंट में। लेकिन वेक्टर n जो है, वेक्टर n एक पर्टिकुलर एंगल बना रहा है इन दोनों एक्सिस के। तो हम इस वेक्टर n को इन दो कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे जो दोनों कंपोनेंट्स इन दोनों एक्सिस के अलॉन्ग होंगे। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने यहाँ पे काम किया था। अब क्वेश्चन ये है कि एंगल कितना होगा पहले हमको पता करना होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। कैसे? ये नॉर्मल सा ज्योमेट्री है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो ये जो सरफेस है ये सरफेस मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये एंगल कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। ये वाला केस मैंने यहाँ पे ले लिया। अब देखो जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो हमेशा आपके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए उसको वर्ड बोला गया है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर। तो क्योंकि ये रिएक्शन फोर्स है, रिएक्शन फोर्स ही है ना, कार इस सरफेस को नीचे दबा रहा है बिकॉज ऑफ इट्स वेट। तो ये भी क्या करेगा, ऊपर रिएक्शन प्रोवाइड करेगा बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। और ये रिएक्शन फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो मतलब ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है। अच्छा, इसी पॉइंट से अब देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में बना रहा हूँ ये एक्सिस जिसके अलॉन्ग mg है। तो हम यहाँ पे ऐसे एक लाइन बना सकते हैं ये वाला, और ये एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब मुझे ये एंगल पता करना है कितना है। अब देखो सिंपल सी बात है, ये एंगल अगर थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा बताओ? 90 माइनस थीटा होगा। तो जब ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये पूरा एंगल भी कितना होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 90 माइनस थीटा। अब ये टोटल 90 डिग्री है ना। अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया तो ये ऑब्वियस सी बात है कि थीटा हो जाएगा, है ना, क्योंकि टोटल मिला के कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। आप टोटल कर लो, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो टोटल 90 डिग्री हो रहा है ना, तो इसका मतलब अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? थीटा। तो फिर हमारा आंसर सही है कि ये एंगल थीटा है। अब ये एंगल हमको मिल गया। अब क्या करना है आपको? दो कंपोनेंट में डिवाइड करना है नॉर्मल रिएक्शन n को, जैसे यहाँ पे किया था। तो तरीका क्या था बताओ? आपको करना क्या है, जैसे मुझे इस एक्सिस का एक कंपोनेंट चाहिए, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल। देखो अगर मुझे इस एक्सिस का एक कंपोनेंट चाहिए तो इसके हेड पे जाओ और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो जहाँ पे टच होगा ओरिजिन से एक वेक्टर बना देना, ठीक है। अब दिस वेक्टर विल बी, इसका वैल्यू क्या आएगा बताओ? देखो मैंने आपको पहले बताया था कि जो कंपोनेंट वेक्टर के साथ एंगल थीटा बना रहा है उसका वैल्यू क्या होगा? आर कॉस थीटा, या फिर उसमें कॉस थीटा आएगा। तो आर की जगह पे यहाँ पे तो एन है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका वैल्यू? एन कॉस थीटा। ठीक है, तो ये कंपोनेंट आ गया। अब दूसरा कंपोनेंट इस एक्सिस के अलॉन्ग चाहिए, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये परपेंडिकुलर इस एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। तो अगर आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये मान लो यहाँ पे टच करता है इस पॉइंट पे, ठीक है।
ये देख लो। तो यहाँ से फिर से आपको एक वेक्टर बनाना है एंड दिस वेक्टर इज दिस। अब बताओ इसका क्या वैल्यू आएगा, इस कंपोनेंट का, ये कंपोनेंट का वैल्यू क्या आएगा। देखो इसका n cos थीटा है तो ये क्या होगा n sin थीटा। ऐसे दो कंपोनेंट्स, यहाँ पे r cos थीटा r sin थीटा, तो यहाँ पे n cos थीटा n sin थीटा, क्योंकि हम वेक्टर n को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा ये चीज़ अब क्लियर हो गई हो तो अब देखो ध्यान से, जैसे ही आपने उस वेक्टर को, इस वेक्टर को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया तो अब आप उस वेक्टर को भूल जाओ, क्योंकि आपने इसको दो नए पार्ट में डिवाइड कर रखा है, दो फोर्सेस में तोड़ दिया है। एक फोर्स का वैल्यू n cos थीटा जो ऊपर की ओर लग रहा है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा इसका नॉर्मल रिएक्शन का, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट n sin थीटा जो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, हमने n को ऐसे दो में डिवाइड कर दिया। तो ये n sin थीटा को हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, एंड n cos थीटा इज वर्टिकल कंपोनेंट। मैंने बताया था कि इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स होगा दैट विल बी नथिंग बट सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि इस सर्कल का जो सेंटर है वो इस डायरेक्शन में है, ये इस सर्कल में घूम रहा है ना ऐसे, तो n sin थीटा सेंटर की ओर लग रहा है, सेंटर की ओर लग के इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करेगा, मतलब n sin थीटा वो फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो अगर मैं इन फोर्सेस को यहाँ पे बनाऊं, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे देखो अगर इस पॉइंट को उठा के, मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, उसको उठा के अगर मैं यहाँ रख दूँ तो यहाँ पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है जिसका वैल्यू है n cos थीटा, एक फोर्स नीचे की ओर लग रहा है जिसका वैल्यू है mg, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है सेंटर की ओर जिसका वैल्यू है n sin थीटा। ये तीन फोर्सेस इस पे एक्ट कर रहे हैं। अब सुनो, ये जो गाड़ी है ये ऊपर नीचे तो नहीं जा रही है, इसका एक्सेलरेशन ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ऊपर नीचे वाले जो फोर्सेस है दे आर बैलेंसिंग ईच अदर, ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, मतलब इनका मैग्नीट्यूड सेम है और ऑपोजिट डायरेक्शन है, ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो इसका मतलब ये कि n sin थीटा n cos थीटा इज इक्वल टू mg। तो वर्टिकल जितने भी फोर्सेस है वो बैलेंस्ड हो जाएंगे, राइट, क्योंकि जो गाड़ी है वो ऊपर नीचे नहीं जा रही है, तो ऊपर नीचे के फोर्सेस बैलेंस्ड हो गए। अब बचा सिर्फ एक फोर्स, इसको भूल जाओ, अब सिर्फ n sin थीटा एक ही फोर्स बचा है इस बॉडी पे, और जो कि लग रहा है सेंटर की ओर, मतलब वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। सो यहाँ पे n sin थीटा इज नथिंग बट सेंट्रीपिटल फोर्स। n sin थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसका मतलब n sin थीटा इज mv स्क्वायर अपॉन r, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का यही फॉर्मूला होता है, और v इज द वेलोसिटी और स्पीड विथ विच दिस कार इज मूविंग इन अ सर्कल। क्लियर, ये दो इक्वेशन आ गए। अब एक काम करो, इन दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 को आप इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, तो बताओ आपके पास क्या वैल्यू आएगा। n sin थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r डिवाइडेड बाय m इंटू जी। तो m कैंसिल हो जाएगा, n कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा विल बी इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। तो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में मैं फिर से आऊँगा, इसको बॉक्स मत करो फिलहाल, इसको इक्वेशन का नाम दे देते हैं, दैट वाज इक्वेशन 2, तो ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे v का वैल्यू क्या होगा, व्हाट विल बी v, v स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर जी tan थीटा, सो देयरफॉर v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। ओके, ये आपका वैल्यू आ गया, दिस इज इक्वेशन 4। नाउ सी, ये वो स्पीड है जिससे ये बेसिकली सर्कल में घूम रहा है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इस कार को या व्हीकल को बैंक्ड रोड पे जहां पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, अगर सर्कल में घूमना है तो उसको इस स्पीड से जाना पड़ेगा, रूट ऑफ आर जी tan थीटा। तो अगर वो इस स्पीड से जाती है तो फ्रिक्शन नहीं भी होगा तब भी वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सकती है। तो यहाँ पे n sin थीटा वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, तो ये स्पीड जो है वो इस कार का फिक्स हो जाएगा, दैट इज रूट ऑफ आर जी tan थीटा। तो मतलब बैंकिंग के वजह से देखो क्या फायदा हुआ कि अगर आपके पास फ्रिक्शन नहीं है इन दोनों के बीच में,
तब भी अगर कार इस स्पीड से जाए तो वो सर्कल में घूम सकती है, राइट। सो बिना फ्रिक्शन का भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया जा सकता है अगर हमने रोड को बैंक कर दिया तो। बस कंडीशन ये है कि उसको कार को इसी स्पीड से जाना पड़ेगा। अगर इस स्पीड से कम स्पीड किया या ज़्यादा स्पीड किया तब प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन अगर वो इसी स्पीड पे रहे तो वो बिना फ्रिक्शन के भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सकती है। तो इस स्पीड को थोड़ा ध्यान में रखना। ये बिना फ्रिक्शन के लिए, बिना फ्रिक्शन का भी कार को बैंक्ड रोड पे सर्कल में घुमा सकती है। तो ये बैंकिंग का फायदा है, राइट। अच्छा, अगर आप स्पीड पे ध्यान दोगे तो स्पीड किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? रेडियस ऑफ द सर्कल, जिस सर्कल में वो घूम रहा है वो सर्कल कितना बड़ा है, उसका रेडियस कितना ज़्यादा है। अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो आपका जो v का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, मतलब आपको स्पीड ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर आप छोटे से सर्कल में घूम रहे हैं जिसका रेडियस कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड कम रखना पड़ेगा, राइट। टैन थीटा पे डिपेंड करता है, मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग पे डिपेंड करता है। तो अगर आपका वैल्यू टैन थीटा का ज़्यादा है तो स्पीड ज़्यादा रखो, कम है तो कम रखो। इन दो चीज़ों पे स्पीड डिपेंड करता है। तो यहाँ पे तो चलो एंगल की बात हो गई, एंगल ज़्यादा तो स्पीड ज़्यादा, रेडियस ज़्यादा तो स्पीड ज़्यादा। अगर ये दोनों क्वांटिटीज कम है तो स्पीड भी आपको कम रखना पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, हम लोग एंगल ऑफ बैंकिंग पे देखते हैं। इक्वेशन 3 देखो, इक्वेशन 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम 3 वी कैन राइट, मुझे बताओ थीटा का वैल्यू क्या आएगा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन आर जी, यही आएगा ना। tan थीटा ये है तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय आर जी। नाउ दिस इज योर एंगल ऑफ बैंकिंग, एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग। तो इसका मतलब ये है, आपको यहाँ से इस एक्सप्रेशन से पता चलेगा कि आपका एंगल ऑफ बैंकिंग किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। मतलब अगर मुझे किसी ने कहा कि आपका जो कार है, मुझे कार एक रोड पे चलाना है, तो मुझे रोड को कितने एंगल से ऊपर उठाना होगा, एंगल ऑफ बैंकिंग कितना होना चाहिए। तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। देखो जी का वैल्यू तो हम फिक्स मान के चलते हैं 9.8, बचा क्या v और r। तो आपका जो स्पीड है, स्पीड पे डिपेंड करेगा कि मतलब आप कितने स्पीड पर कार को ले जाना चाहते हो। स्पीड अगर ज़्यादा है तो आपको थीटा का वैल्यू ज़्यादा ऊंचा करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि आप हाई स्पीड पे जाओ तो आपको एंगल ज़्यादा रखना पड़ेगा। आप चाहते हो स्पीड आपका कम हो तो फिर थीटा कम होना चाहिए। दूसरी बात, आर नीचे है, यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन आर जी है ना। तो अगर आपको सपोज करो रेडियस कम रखना है ना, तो थीटा का वैल्यू बढ़ा दो। और आपको अगर सपोज करो सर्कल का ज़्यादा बड़ा सर्कल में उसको घुमाना है, कार को, आपकी इच्छा है एक पर्टिकुलर स्पीड पे, तो फिर आपको थीटा का वैल्यू कम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से एंगल ऑफ बैंकिंग स्पीड पे और कितने बड़े सर्कल में कार को घुमाना है, इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? तो ये दो चीज़ें जो हम चाहते हैं कि हाँ भाई मुझे इतने बड़े सर्कल में घुमाना है कार को और उसकी इतनी स्पीड होनी चाहिए, उसके हिसाब से आपको उस रोड को उस एंगल तक उठाना होगा, या फिर आपको एंगल ऑफ बैंकिंग का वैल्यू इससे मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अब ये चीज़ याद रखना कि जो ये स्पीड है v इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, इस स्पीड से इस गाड़ी को इस बैंक्ड रोड पे जाना होगा। सो विदाउट फ्रिक्शन भी ये सर्कल में आराम से घूम सकता है। ठीक है, थैंक यू।